ये जो फाइल है आपकी वेब की, ये आपकी फाइल बड़ी अहम है, तो इसको आपने ओपन रखना है। यहाँ से हम वेब देखेंगे। ये हमारा कंट्रोलर है और इस कंट्रोलर का ये जो व्यू है ये हमारा ये फॉर्म दिखाता है हमें, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म से अब हमने डाटा लेना है और इस कंट्रोलर के अंदर लेकर आना है, इस कंट्रोलर के एक्शन में लेकर आना है पहले तो। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको यहाँ से इसका राउट सेट करना पड़ेगा कि ये एक्शन जाएगा किधर, ठीक है। तो हमने इसको कहाँ लेके जाना है? स्टूडेंट के स्टोर स्टूडेंट वाले एक्शन पे, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे पहले तो राउट बनाना पड़ेगा। हमेशा किसी भी एक्शन पे लेकर जाने के लिए आपको उसका राउट चाहिए होगा, राउट के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। तो एक राउट मैं बनाता हूँ फॉर्म, और इसका नाम रख रहा हूँ मैं स्टोर, और ये होगा स्टोर, क्या नाम है एक्शन का? स्टोर स्टूडेंट। अच्छा, अब यहां पे ना हम इस राउट को नाम भी दे सकते हैं। या तो हम जाकर एक्शन में ये लिख दें /students/store, तभी इस एक्शन पे चला जाएगा। अदरवाइज हम इस राउट को ना नाम भी दे सकते हैं, इसे हम कहते हैं नेम्ड राउट्स। इस राउट को हम यहां से याद करने की बजाय हम यहां पे ना इसका नाम देते हैं। इधर आके हम बाहर आके एरो लगाते हैं और लिखते हैं नेम, और यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट स्टोर। ये इसका नाम बन गया इस राउट का। स्टूडेंट कंट्रोलर का नाम लिख देते हैं और डॉट लगा के इस एक्शन का स्टार्टिंग नेम लिख देते हैं, ये जो स्टोर वाला है। कन्वेंशन है, ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, कोई और तरीके से आप कर लो। लेकिन इससे ये होता है कि अब ये एक तरह के जो राउट्स है ना स्टूडेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे, इसको भी हम नाम दे सकते हैं। ये हमारा है नेम और स्टूडेंट डॉट क्रिएट फॉर्म, ठीक है। और यहां पे आके सेमीकोलन। इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। अब मुझे इस राउट के ऊपर लेकर आना है, तो मैं जाऊंगा फॉर्म पे और यहाँ एक्शन में वो राउट देना है। तो वो कैसे दूंगा मैं? इस तरीके से। और यहाँ पे एक फंक्शन हेल्पर फंक्शन यूज करेंगे हम राउट का, और इसके अंदर उस स्टूडेंट डॉट क्या था स्टोर, ये राउट लिख देंगे, उसका नाम। राउट का ये फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर हम उसका नाम लिख देंगे। तो ये खुद ही इसकी डिटेल जो है, ये वाली डिटेल खुद ही ऐड कर देगा। यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश करने से पहले आपको दिखा दूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। यहाँ पे देखो एक्शन में अभी ये फॉर्म के एक्शन खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक्शन इसका खाली है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो अब इसका नाम आ गया, प्रॉपर तरीके से URL सेटअप हो गया। ये अब ये कहाँ जा रहा है? ये साइट का एड्रेस हमारा ये खुद ही उठा लेगा, और इसके बाद स्टूडेंट्स और इसके बाद स्टोर। तो ये राउट कहाँ किससे मैच हो रहा है? इससे मैच हो रहा है। जब इससे मैच होगा तो ये इस कंट्रोलर के इस सेक्शन पे चला जाएगा और ये राउट जो है ना यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी मैं इसमें डाटा फिल करता हूँ, डमी डाटा, और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये इमेज रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो कोई भी इमेज सबमिट किया मैंने तो ये डाटा जा रहा है आपका, ठीक है, उस राउट पे जा रहा है, हमारे स्टोर वाले राउट पे। तो क्या होता है, क्या मसला आता है, देखते हैं। एरर आ गया आपके पास, वो कह रहा है जी, अच्छा हाँ ये दो तीन एरर आएंगे। पहला एरर ये आया वो कह रहा है कि ये जो मेथड है ना आपने जो चूज किया हुआ फॉर्म का, वो कौन सा है? पोस्ट, ठीक है, ये वाला मेथड पोस्ट। लेकिन यहां पे जो राउट है ना इसका मेथड है गेट, तो इसका मेथड अब आपको चेंज करना पड़ेगा। ये मेथड बन जाएगा पोस्ट, ठीक है। जिस हिसाब से यहां से जिस एक्शन का गेट बाय डिफॉल्ट होता है, अब अगर इस फॉर्म का मेथड चेंज होके हो गया पोस्ट, तो ये जो राउट होगा ना ये अब पोस्ट की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। यानी ये जो एक्शन होगा, ये राउट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट की जो रिक्वेस्ट आएगी ना इसके पास उसको हैंडल करेगा। तो पहला एरर तो हमारे पास ये आ रहा है, तो हमने इसका पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी को मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूं, अब देखते हैं, अब एरर एक और आ गया।
पेज एक्सपायर का। 2 एरर आए हैं हमारे पास। पहला हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा आ रहा है पेज एक्सपायर्ड। अच्छा, ये पेज एक्सपायर्ड का ना कैसे आता है, ये क्या वजह है, ये ज़रा थोड़ा सा आपने समझना है। थोड़ा सा सिंपल सा ना मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा है एक्शन, ठीक है, और ये हमारा है कुछ डाटा। ये डाटा फॉर्म के थ्रू किसको भेजा जा रहा है, इस एक्शन को, ठीक है। तो एक अटैक होता है CSRF अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, ये एक अटैक कहते हैं इसको, CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब होता है, फोर्ज करने का मतलब होता है धोखा देना किसी को, नकल करना किसी चीज़ की। फोर्जरी का मतलब ये हो गया, फर्ज करो कि मेरे पास आपका मोबाइल आ गया और मुझे कोड भी खोल लिया, तो मैं आप बन के किसी को मैसेज कर दूं। ये एक दफ़ा अभी पिछले दिनों ना एक हमारे पास कि फेसबुक के ना अकाउंट हैक हो रहे थे। वो हैक होके वो क्या करता, मेरे कज़न के साथ, मेरे भांजे के साथ ही हुआ। वो हैक करके क्या करते थे, उसके अकाउंट से ना किसी करीबी को मैसेज कर देते, यार मुझे 5,000 की ना अर्जेंट ज़रूरत है, मैं फंसा हुआ हूँ कहीं पे। इस तरीके से फ्रॉड चला था, ये रिक्वेस्ट फोर्जरी, यानी कि वो बन के रिक्वेस्ट कर देते थे हैक करके। तो कुछ यही यहाँ पे कंसेप्ट है। ये जब आपके पास फॉर्म लोड होता है ना, ये जो फॉर्म लोड हुआ था आपके पास यहाँ पे, ये मैं इधर आता हूँ यहाँ पे, अब ये एक दफ़ा रिफ्रेश हो गया, ये फॉर्म लोड हो गया। अब ये फॉर्म डाटा कहाँ सेंड कर रहा है, इसको सेंड करेगा स्टूडेंट स्टोर को, ठीक है। लेकिन अब ये एप्लीकेशन को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक पेज से दूसरे पेज पे जब जा रहे होते हैं, एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे, तो हमारा पेज चेंज हो रहा है, तो अगले एक्शन को नहीं पता होता कि ये बंदा कहाँ से आया, ठीक है। तो उसको नहीं पता होता कि ये जो फॉर्म का डाटा मेरे पास आ रहा है, ये आया कि मेरी ही वेबसाइट से आ रहा है, कोई बाहर से बंदा इस तरह की फील्ड बना के कोई और सेंड कर रहा है। तो ये रिक्वेस्ट फोर्जरी एक अटैक होता है, सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व कैसे करना होता है, मैं बिल्कुल सिंपल, यानी कि यहाँ पे मैंने google.com ओपन किया, अब यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि लारावेल मैंने सर्च किया, ठीक है। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि फॉर्म का डाटा कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये गूगल जो है ना, ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ये फॉर्म मैं अलहदा से अपनी वेबसाइट पे भी तो बैठ के बना सकता हूँ, वहाँ से रिक्वेस्ट भेज दूँ इस URL पे, URL मेरे पास पता है मुझे, तो मैं अपनी किसी और वेबसाइट से रिक्वेस्ट भेज दूँ किसी और की वेबसाइट पे, तो कुछ ऐसा सीन हो रहा होता है। इसे हम कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। ये एक अटैक होता है, जैसे कल मैंने XSS बताया था, इसी तरह का ये भी अटैक होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या करता है, लारावेल क्या देता है, वो कहता है कि भाई ये मैंने सबमिट किया, पेज एक्सपायर कह रहा है, वो कह रहा है ये जो आपका फॉर्म आ रहा है ना, इसके अंदर ना एक टोकन भेजो आप मुझे। कैसा टोकन, यहाँ पे आप आओगे, आप यहाँ पे लिखोगे @CSRF, ये लिख दोगे आप किसी भी जगह पे, इनपुट में नहीं लिखना, जिस फॉर्म के अंदर, अभी आप फॉर्म को देखो, आपको यहाँ पे, मैं अभी इसे सेव नहीं करता, इस फॉर्म में देखो, अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी आप देखना यहाँ पे कुछ आपको नज़र आएगा। मैंने ये CSRF लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो एक फील्ड बन गई हिडन, और उसके अंदर एक टोकन आ रहा है। ये टोकन क्या होता है, ये देखना, अब मैं रिफ्रेश करूँगा टोकन चेंज हो जाएगा। नहीं, ये टोकन चेंज नहीं हो, क्योंकि ये एक ही रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है, इस रिक्वेस्ट के अंदर उसने मुझे बना के दिया, ठीक है। ये एक टोकन है। ये टोकन जब मैंने रिफ्रेश किया था ना ये फर्स्ट टाइम, तो मुझे उसने एक टोकन बना के दिया था, टोकन बना के दिया था, और इस तरह का सेम टोकन उसने अपने पास भी सेव कर लिया था, लारावेल ने, खुद हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्म से डाटा भेजते हैं और अगर टोकन ना भेजे ये, तो उसको लगता है कि कोई और बंदा आ रहा है बाहर से, क्रॉस साइट, एक साइट से दूसरी साइट पे डाटा। तो ये टोकन अगर ये नहीं जाएगा ना, तो ये एरर दे देता है हमें पेज एक्सपायर का। तो ये टोकन हमें भेजना है। जब भी पोस्ट की कॉल करनी है आपने, जब भी पोस्ट की कॉल करनी है, फॉर्म के थ्रू डाटा भेजना है लारावेल के अंदर एक एक्शन से दूसरे एक्शन को, तो आपको CSRF टोकन ये लाजमी ऐड करना है।
ये फील्ड, इसके बगैर आपका डाटा नहीं जाएगा। दो एरर हमारे पास आए, एक हमारे पास मेथड हमने चेंज किया इस यूआरएल का, इस राउट का, ठीक है, और दूसरा हमने CSRF टोकन ऐड कर दिया। अब हम डाटा भेजते हैं। एक दफ़ा रिफ्रेश किया मैंने, फॉर्म फिल किया और सबमिट किया, तो ये डाटा चला गया। देखो ऊपर इस यूआरएल पे चला गया डाटा। तो अब इस यूआरएल पे जब ये चला गया तो अब ये डाटा गेट कैसे होगा? याद है हम कैसे गेट करते थे? कैसे गेट करते थे? वो क्रिएट के फॉर्म से जब क्रिएट के एक्शन पे जाते थे तो डाटा कैसे गेट होता था? डेटाबेस तो कनेक्ट तो होता ना डेटाबेस से लेने के लिए। जो फॉर्म से डाटा आया था वो कैसे कहता? कैसे? हाँ, $_post ये यूज करते थे। ठीक है, मैं आपको ये एक दफा करके दिखा देता हूं। प्रिंट, क्योंकि ये अरे होती है, print_r सेव करते हैं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं, दोबारा सेंड होगा डाटा। ये देखो डाटा आपका आ गया, डाटा इधर आपको रिसीव हो गया जो पीछे से आया था। इस क्रिएट वाले एक्शन से जो डाटा आया था फिल किया मैंने, और जो डाटा हमारे पास आया उसको हमने यहाँ पे सबमिट किया और वो डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी मैं इमेज वाले को इग्नोर करता हूँ, इमेज में थोड़ा सा और टेक्निकल काम होता है। अभी हम सिर्फ इसको देखते हैं कि इस डाटा को कैसे हैंडल करना है। अभी आप इमेज को इग्नोर कर दो। अच्छा, तो यहाँ पे डाटा ऐसे गेट नहीं करना हमने, इसका भी उन्होंने हल दिया हुआ है कैसे गेट करना है। अब आपने इस चीज़ का जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है वो आपने यहाँ पे आना है और एक रिक्वेस्ट को ये यहाँ पे इंपोर्ट पहले ही हुई पड़ी है। जब आप कंट्रोलर को बनाते हो ना तो ये एक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है रिक्वेस्ट। तो आपने क्या करना है, REQUEST रिक्वेस्ट और स्पेस दे के REQUEST रिक्वेस्ट, ये इस तरीके से कुछ लिखना आपने। अब आपको इस रिक्वेस्ट के अंदर इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये आपने ऐसे ही लिखना, ये चीज़ है जो यहाँ से इंपोर्ट हो रही है। अब इसकी डिटेल में नहीं जाते कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर अब आपको डाटा मिल जाएगा कैसे, रिक्वेस्ट ऑल ऐसे। लेकिन अब इसको प्रिंट कराने का भी तरीकेकार इन्होंने दिया हुआ है, वो तरीकेकार है DD, डंप एंड डाई। इसको आप फंक्शन को यूज करेंगे। अब हम वो जो प्रिंट आर कर रहे थे ना उसके पीछे हम इको भी लगाते थे, इको करवाते थे प्री, ताकि वो खूबसूरत नजर आए। तो उन्होंने इस चीज को हल बना रखा है इस तरह से DD, और इसके अंदर हमने वो डाटा को प्रिंट, जब भी हम प्रिंट करवाएंगे, जैसे प्रिंट आर वाला काम करेंगे या एको में भी अगर हमें डाटा को देखना हो तो इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। DD सेव किया और रिफ्रेश किया तो अब ये कुछ ऐसे नजर आएगा, आपको खूबसूरत होके नजर आएगा। ठीक है, इस फंक्शन को, और डाटा कैसे आएगा, रिक्वेस्ट ऑल से आपको सारा डाटा मिलेगा, सारी इनपुट्स। और अगर आपने अलग-अलग लेना है तो यहाँ पे मैं DD, आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट इनपुट, और इसके अंदर आपने उसका नाम लिख देना है, ऐसे ही देगा ना ये, एक मिनट। अच्छा, इसमें क्या क्या कीज़ हैं, ये हमारी जो कीज़ आ रही है, नेम फर्ज करो। इसके 2-3 तरीके हैं इसको भी गेट करने के, तो इसका सिर्फ नेम अलहदा निकाल रहा हूँ मैं। नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे देगा आई थिंक। अच्छा, जब DD लगाते हैं ना तो वो ये एक काम और करता है, ये डंप एंड डाई करता है। डाई वाला फंक्शन याद है, वो डाई कर रहे थे। डाई का मतलब होता है उससे आगे नहीं जाएगा, तो बेसिकली वो इससे आगे जा ही नहीं रहा, ये चला ही नहीं रहा, तो इसलिए आपको नजर नहीं आया। तो मैं कुछ ऐसे भी हम गेट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट के स्पेलिंग गलत लिख दिए मैंने, रिक्वेस्ट और आगे इनपुट, आई थिंक ऐसे भी इसको देना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं देगा, पहले वाला तरीका ठीक था हमारा, ऐसे। ये आपको एक एक इनपुट का डाटा लेना हो आपने, ठीक है, इस तरह से आप डाटा ले सकते हो। और इसके अलावा भी इसके तरीके हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप आ जाओगे,
ये इनपुट नेम, इस तरह से रिक्वेस्ट, ये देखो ये रिक्वेस्ट इस तरीके से आएगी, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, और रिक्वेस्ट इनपुट आगे उसका वो जो की का नाम आता है वो, ठीक है, इस तरीके से भी और भी इसके तरीके हैं। इन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट पाथ इज URL टाइप, और भी इसके तरीके हैं मेरे, ज़्यादा तरीका यही वाला यूज़ होता है, और आई थिंक ऐसे भी आता है ये। अगर हम इसको करें DD $, रिक्वेस्ट नेम, ऐसे भी हमें ये मिल जाएगी की, ठीक है, ऐसे भी मिल जाएगी, यानी उस की का नाम हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे नेम। और क्या आती है हमारे पास, एज आती है, एज है ना, एज लेनी हो, एज, तो यानी अगर सारा डाटा देखना हो तो रिक्वेस्ट ऑल का फंक्शन, अगर एक एक लेना हो तो रिक्वेस्ट इनपुट नेम, या आगे इस तरीके से। तो ज़्यादा तरीका जो बेहतर है वो ये इनपुट वाला है, क्योंकि ये ऑफिशियल तरीका है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो अभी हमने देखी है उसमें इसने यही तरीका बताया हुआ है रिक्वेस्ट में से डाटा गेट करने का। अच्छा, तो हमारे पास ये डाटा आ गया, यानी ऑल में अब हमारे पास रिक्वेस्ट में डाटा आ रहा है। अब इसको सेव कैसे करवाना है, अब इसको डाटाबेस में कैसे लेकर जाना है। यहाँ पे हमने माई ऐप और इसके अंदर हमने कुछ बनाए थे, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो वहाँ पे हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट्स का, उसमें की रखी थी, सारा कुछ किया था हमने, ठीक है, बनाया था कि नहीं। यहाँ पे ना लारावेल में हम डायरेक्ट टेबल नहीं बनाते। अगर आपको याद हो कि ये हमने कमांड चलाई थी माइग्रेट की, तो ये टेबल खुद ब खुद बन गए थे। तो अब हमारा दूसरा स्टेप जो है ना, यहाँ से अभी हम इससे आगे चलते हैं, बल्कि यहाँ पे ना पहले हम एरर्स भी देख लें थोड़े से, फिर आगे चलते हैं, डाटा सेव करवाते हैं। अब हमने यहाँ तक डाटा ले आए हैं, या मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और इसको मैं डिसेबल करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके ना मैं इसके जो ये चेक्स हैं ना इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसके चेक्स को। अभी इमेज को हम इग्नोर करते हैं, अभी के लिए जस्ट हम सिर्फ ये देख रहे हैं। ये जो इसके चेक्स थे ना, सिटी रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड, इनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं वहाँ से डमी डाटा, खाली डाटा भेज सकूँ, क्योंकि मुझे अभी वो फ्रंट एंड जो है डाटा भेजने की इजाज़त नहीं दे रहा खाली। तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा फिल करता हूँ, और नेम मैं फिल नहीं करता, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो नेम जो है वो नल आ रहा है, लेकिन हमें ये लाजमी चाहिए। ऐसे ही फ्रंट एंड पे तो हम रिक्वायर्ड लगा देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिक्वायर्ड जो है वो ख़त्म हो सकता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, रिक्वायर्ड को ख़त्म करें, सबमिट कर दें, चला जाएगा। तो हमें दोनों तरफ डाटा की वैलिडेशन करनी होती है, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। तो यहाँ पे भी ये जो डाटा नल आ रहा है ना मेरे पास, यहाँ रिक्वेस्ट ऑल के अंदर जो नेम की वैल्यू नल आ रही है, इसको भी अब मुझे हैंडल करना है। तो इसके भी इन्होंने रूल बताया। हमने उधर क्या किया था, इफ कंडीशन लगाई थी, इफ रिक्वेस्ट $_ पोस्ट नेम इक्वल टू एम्प्टी, इस तरह हमने किया था। तो इन्होंने इसका ना बड़ा इजी तरीका बताया हुआ। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ये देखो यहां से आ जाओ आप वैलिडेशंस, ये वैलिडेशंस नीचे आते हैं। अभी हम एडवांस चीजें नहीं जा रहे, इजी से इजी करने की मैं कोशिश कर रहा हूं चीजों को। ये है वैलिडेशंस। वो कह रहे हैं कि आपने कैसे वैलिडेट करना है इस डाटा को। तो यहां पे $, वैलिडेटेड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट वैलिडेट। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल का नाम, डाटा रख देता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है इसके ऊपर फंक्शन मिलता है हमें एरो लगा के, याद है ना क्लास के एक्शंस हमने पढ़े हैं, एरो लगा के फंक्शन मिलता है वैलिडेट। वैलिडेट स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, वैलिडेट। ये फंक्शन है, इसमें पास होती है अरे। इस अरे के अंदर अब हम वैलिडेशंस लगाएंगे। कैसे? इस की नेम की बेस पे। तो मैं कहता हूं एसोसिएटिव अरे है, नेम की जो की है ना इस रिक्वेस्ट के अंदर, जो नेम की है ना मेरी, वो मेरी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड।
सिर्फ एक चीज मैं चेक करवाता हूं आपको। अच्छा, अब जब तक ये चीज पास नहीं करेगी ये रिक्वेस्ट, ये आगे नहीं जाएगी। अब देखना, बैक आता हूं और यहां से मैं दोबारा सबमिट करता हूं। आप देखोगे फॉर्म वापस आ रहा है, ये देखो, ये देखो मैं सबमिट करता हूं, ये जा रहा है और वापस आ रहा है। ये देखो खाली हो गया, यहां पे देखो बाकी चीजें सिलेक्टेड आ जाती हैं। देखो 74 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं नेम नहीं भेज रहा। ये वहां से ना मुझे वापस भेज रहा है। क्यों? यहां पे आता है, चेक होता है यहां पे ये वैलिडेट। अगर ये वैलिडेट पास हो जाए, क्योंकि मैंने नेम क्या रखा हुआ है, रिक्वायर्ड, वो जो HTML वाला रिक्वायर्ड, उसी तरह का यहां पे भी वैलिडेशन के रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। तो अगर ये चेक पास होगा तभी आगे जाएगा, अदरवाइज यहीं से रिक्वेस्ट ना वापस भेज दी जाती है। यहीं से रिक्वेस्ट वापस भेज दी जाती है। कहां पे? यहां पे फॉर्म पे। लेकिन इस फॉर्म पे आके हमें अब कैसे पता चलेगा कि क्या एरर आया है, क्या हुआ है? अभी तो आपको पता चल रहा है, यहां पे कुछ पता नहीं चल रहा। अगर मैंने खाली नाम भेज के, या मैं ये कुछ भी यहां पे एंटर कर दूं और नेम ना भेजूं और इसको सबमिट करूं, ये वापस आ जाएगा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा हुआ क्या है। तो यहां पे जब ये वापस आता है ना, तो अपने साथ एरर्स भी लेकर आता है। कौन से एरर्स? जो इस वैलिडेशन ने अटैच किए होते हैं। ये जब वापस आएगा ना, जब यहां पे आएगा, तब ये अपने साथ एरर भी लेकर आएगा। उन एरर्स को कैसे देखना है? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये वैलिडेट, ये डिफरेंट केस है, जैसे रिक्वायर्ड है, यूनिक है, मैक्स है, ये लेंथ वगैरह बहुत सारी इसकी रिक्वायर की वो है। अब वो नीचे बता रहा है कि एरर्स का आपको कैसे पता चलेगा। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से आप डायरेक्टिव लगा सकते हो, इफ एरर्स एनी, कोई भी एरर आया, ये वो व्यू के अंदर देख रहे हैं, देखो क्रिएट का फॉर्म है, कोई वो एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता रहा है। तो उसके अंदर उसने कहा कि आप किसी भी जगह पे क्रिएट पोस्ट के नीचे कहीं पे भी आप लिखोगे इफ एरर्स की एक वेरिएबल आपको मिलेगी। एनी का मतलब है कोई भी एरर आया तो ये कोड चलेगा। इस कोड के अंदर फिर उसने एक डिव लगाई है, अलर्ट डेंजर बूटस्ट्रैप वाली, और एक यूएल लगाई है और एक li प्रिंट करा रहा है। कैसे? फॉर ईच से और एरर्स के अंदर ऑल का एक फंक्शन कॉल करता है, तो एक एक एरर मिलता है, क्योंकि ये वैलिडेशन एक से ज्यादा भी हो सकती है। अभी हमने एक नेम का लगाया, फर्ज करो मैं यहां पे कहता हूं एज का भी लगा दो, एज भी हमारी रिक्वायर्ड है, सॉरी ठीक है, रिक्वायर्ड है। तो अब ये दो एरर आएंगे पीछे, जब वापस आएगा तो दो एरर आएंगे, एक एज का और एक नेम का। तो इसलिए इसने लूप लगाया इधर। तो हम क्या करते हैं, इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। इसको कॉपी करता हूं और यहां पे लाके मैं इस फॉर्म के टाइटल के नीचे ही चलें, इस डिव के नीचे, यहां पे टाइटल के नीचे लाके इसको पेस्ट कर देता हूं। ऐसे कुछ, ये इफ वो कह रहा है कि अगर कोई एरर्स हों तो आपने इसके अंदर जाना है और यहाँ पे एक डिव बनानी है, एक यूएल बनाना है और एक फॉर ईच लूप लगा के इस li के अंदर आपने एरर्स प्रिंट करा देने हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, अभी मैं फर्स्ट टाइम आया तो कोई एरर यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे डाटा फिल किया, मैंने एज को मिस कर दिया और मैंने फर्स्ट नेम को मिस कर दिया, बाकी मैंने सिलेक्ट कर लिया, सबमिट किया, गया और ये वापस आया। और यहाँ पे अब ये बता रहा है कि भाई नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, एज फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये किसने भेजे हैं एरर्स? ये इस फंक्शनैलिटी ने भेजे हैं, ये जो वैलिडेट वाली है, फ्रंट एंड बैक एंड से वैलिडेट डाटा। ये वैलिडेशंस हमें एक सिक्योर एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन्होंने इस चीज़ का, वहाँ पे अगर हम करते तो याद हमने सेशन में रखा था, फिर हम भेजते थे, ये भी वही काम कर रहा है। ये देखो, ये सेशन ही है, रिफ्रेश करूँगा, ख़त्म। याद हमने सेशन में रख के भेजे थे, फिर उसके नीचे अनसेट कर देते थे। उन्होंने यही चीज़ को इस तरीके से कर दिया, ईजी कर दिया हमारे लिए। लेकिन क्या हमने अब समझना है, फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क को आपने वर्किंग समझनी है उसकी।
ठीक है, तो अगर आप ऐसे रखना चाहते हो बस ऐसे भी रख सकते हो। इस तरह से। अब ये एज है, एज हमने कैसे लेनी है, नंबर में आई थिंक आ रही थी ना हमारी, हाँ नंबर में। तो एज अगर कोई यहाँ पे फर्ज करो नहीं लिख सकता, ठीक है, नंबर लिख सकता है, लेकिन मैं लिख सकता हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं ये देखो पंगा करके भेजता हूँ। एज यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और इसकी जो यहाँ पे मैं एक इसको ऐड करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और एडिट एज HTML करता हूँ और इसकी मैं लिखता हूँ मैं वैल्यू इज इक्वल टू ABC, ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, देखते हैं ये आगे जाता है। नेम मैंने लिख दिया, एज मैंने सबमिट कर दी, सबमिट किया तो एज फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो इसने यहाँ से एक्सेप्ट नहीं किया। चलो ये तो हमारा अच्छा हो गया ना काम, ये तो चलो एक्सेप्ट ही नहीं किया उसने, मेरी एडिटिंग को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये काम हमारा चल जाएगा। इस तरह हमारे पास और भी बहुत सारे वैलिडेशन के रूल्स हैं। फर्ज करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैक्स 25 है, यानी मैक्सिमम कैरेक्टर जो हैं इस नेम के कितने होने चाहिए। आपने लगाना है पाइप साइन मैक्स कॉलन, फर्ज करो मैं कहता हूँ 10 कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे दो रूल अप्लाई हो रहे हैं। पहला रूल क्या है, रिक्वायर्ड हो, और दूसरा जो है कि 10 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो नेम। ठीक है, तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे कुछ बड़ा डाटा लिख देता हूँ, सबमिट किया मैंने। ये देखो, नेम फील्ड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स। इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, नीचे एक पूरी लिस्ट है इसकी। ये मैं डॉक्यूमेंटेशन से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें नोट्स में मिस भी हो जाएं, तो लो यहाँ पे थोड़े नोट्स हमारे बन रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना ये बहुत अहम है। किसी भी सिस्टम की, किसी भी एप्लीकेशन की अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आ जाए ना तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है आपको। तो नीचे आओगे ना, यहाँ पे इन्होंने रूल्स दिए हुए हैं सारे, ये सारा इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपने मैक्स का कोई रूल लगाना, फाइल्स के अगर कोई रूल्स लगाने हैं, डेट्स के रूल्स लगाने हैं, कोई अरे के रूल्स लगाने हैं, नंबर्स के रूल्स लगाने हैं, आपने डेटाबेस के रूल्स लगाने हैं, तो कैसे आप लगा सकते हो। यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स के रूल हैं। फर्ज करो एंड्स विद, हम चाह रहे हैं कोई, या यहाँ पे कोई स्टार्ट विद है, ये मैक्स हमने देख लिया, साइज है सेम है, सेम देखते हैं, सेम का मतलब होगा कि बिल्कुल सेम आए। स्टार्ट्स विद, ये रहा, ये रूल क्या कहता है, स्टार्ट्स विद फू बार। ठीक है, इन वैलिडेशन मस्ट स्टार्ट विद वन ऑफ द गिवन वैल्यू। वो कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे देखो नीचे वो उसने बताया भी शायद होगा, यहाँ पे नहीं है इसकी एग्जांपल, डेटेड टाइम की आ रही है, ये एग्जांपल है इसकी ना, ये एग्जांपल ये कह रहा है कि स्टार्ट विद, ये रूल आप लिख सकते हो। कैसे, आपने रूल लिखना है पाइप साइन, नया रूल, स्टार्ट्स क्या था, स्टार्ट्स अंडरस्कोर विद कॉलन, तो वो कह रहा है कि फू कोमा बार, ऐसे बता रहा है वो। इसका मतलब ये है कि ये जो नेम की फील्ड आएगी ना, ये फू से या बार से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई आएगा वो भेज देगा वापस। देखना, यहाँ पे आते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, डाटा सेट करते हैं, यहाँ पे पी से स्टार्ट हो रहा है, ये प्री, सबमिट किया तो रूल के हिसाब से इसे वापस आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट्स विद डज नॉट, स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, क्या लिखा मैंने, विर्थ लिख दिया, विद। ठीक है, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, नेम फील्ड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स और मस्ट स्टार्ट विद वन ऑफ द फॉलोइंग फू बार। अभी अगर हमें मैनुअल बनाना पड़ता, कितना मुश्किल था, ये टेक्निकल था, आपको स्ट्रिंगें उठानी पड़ती, उसको ब्रेक करना पड़ता, 3 कैरेक्टर निकालने पड़ते, देखना पड़ता किससे स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमने, इन्होंने बना के दे दिया। अब अगर कोई फू से या बार से स्टार्ट होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। यानी यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं फू, आगे ABCD, ठीक है, और बाकी चीज़ें हम डाल दें, स्टार्टिंग इसकी फू ABCD, कुछ ऐसे लिख देते हैं, सबमिट करते हैं तो कोई एरर नहीं आया, नीचे आ गया वो। ठीक है, यहाँ पे आ गया, जब ये पास करके आ गया इट मीन्स अब कोई एरर नहीं आया, वैलिडेशन हमारी ओके है। ठीक, फू बार बस एम ही डमी लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पे मैं कह दूं अली असलम, कोई भी नाम इससे शुरू हो, बस कोई वैलिडेशन लगानी पड़ जाती है हमें। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं पे हमें कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो ये मैं इसे कह देता हूँ 60 कैरेक्टर से बड़ा ना हो नाम मेरा, ठीक है। ये कहाँ से पता चल रहा है, ये हमें ये रूल, फर्ज करो ये बड़े वाला जो रूल लगा रहा हूँ, याद है हम जब स्ट्रिंग की टाइप बनाते हैं वहाँ पे हम मैक्स वगैरह लगाते हैं। चले जी, हमने ये चीज़ें पास कर ली, ये वैलिडेशन हो गई, डाटा हमारे पास वैलिडेट होके आ गया। अच्छा, एरर्स हमने दिखा दिए, एरर्स भी दिखा दिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ एरर्स में, यहाँ पे एरर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम इसके नीचे भी दिखा सकते हैं हर फील्ड के। वो कैसे दिखाने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, तो हम अगर ऐसे दिखाना चाह रहे हो तो ऐसे भी ठीक है, अगर आप उस फील्ड के नीचे दिखाना चाह रहे हो तो ये आपकी फील्ड है, तो इसके नीचे आपने कैसे करना है, एट एरर, इस तरह से। किस नाम से, यहां पे आप लिखोगे इसका नेम, जो ये नेम हमने लिखा होगा, अगर ये एरर आ रहा है यानी इस की का एरर आ रहा है तो आपने यहां पे शो करवाना है। इसके लिए मैं ये डेंजर वाली उठा लेता हूं, डिव, और यहाँ पे डिव, और इसके अंदर एरर प्रिंट कराने के लिए एट एरर, और सॉरी एट एरर, आई थिंक एरर ही है, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, वैलिडेशंस आ गई, यहाँ पे ये वैलिडेशंस करवा रहा है, और यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी। तो क्रिएटिंग आ गया, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे वैलिडेशन लगाई इसने, ये वैलिडेशंस आ गए, व्यू आ गया, ये वैलिडेशन आ गई, यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है ऑल, ये ऑल एरर, और आई थिंक सिंगल एरर होता है आपका एरर, बस ठीक है, यही आएगा एरर। और इसके अंदर आपने इसका नाम जो है नेम, इसका एरर जो आए वो इधर आपने शो करवा देना है। इसको ट्राई करते हैं, तो मैं दोबारा सबमिट करता हूँ। अच्छा, अभी तो हमारा डाटा सही है, वापस आता हूँ, एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, कहाँ पे गलती हो गई हमसे, यहाँ पे तो नहीं कुछ लग गया, सिंटैक्स एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा एंड एरर, टाइटल इज़ वैलिड। अच्छा, ये मैसेज, अच्छा इसके अंदर ना ये की रखनी है, सॉरी $, मैसेज की जी, ये खुद ब खुद ही एडजस्ट कर लेगा, ये खुद ब खुद इससे रिलेटेड जो नेम से रिलेटेड मैसेज होगा ना वो दिखा देगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो मैं नाम नहीं भेजता, बाकी चीज़ें भेज रहा हूँ, नाम को ख़त्म किया, सबमिट किया, तो हर फील्ड के नीचे भी दिखा रहा है, और अलहदा से अगर हम दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे दूसरे का दिखाना है, फ़र्ज़ करो ये एज का, तो यहाँ पे आता हूँ मैं एट एरर, अगर हो, कौन सा एरर, ये इमेज है, इसको हम अब ये इसका एरर दिखाना चाह रहे हैं एज का, तो एज का एरर, और इसके अंदर जिस आप ये डिव बना लो, अलर्ट, जैसे भी आप दिखाना चाह रहे हो, तो ये अब आपके ऊपर है स्टाइलिंग, और इसके अंदर मैसेज, ये की सेम रहेगी हर जगह पे। वो क्या करेगा, इसके अंदर जब आएगा ना वो खुद ही दिखा देगा इसका मैसेज, ठीक है। तो सेव करते हैं, तो अब ये एक दफ़ा फिर रीलोड कर लें इसको, और मैं डाटा भेजता हूँ, इसको भी मिस कर देता हूँ, इसको भी मिस कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो आपके ये अलग-अलग से एज इज़ रिक्वायर्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड। हम इन मैसेजेस को चेंज भी कर सकते हैं, आज के लिए हम वैलिडेशंस ही देख लें, हम इन मैसेजेस को चेंज भी कर सकते हैं, हम इन मैसेजेस को ना चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, कस्टम मैसेजेस भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहली अरे ये है, कोमा लगा के आप दूसरी अरे स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे किसका नेम डॉट आएगा या रिक्वायर्ड, नेम फील्ड FI इज रिक्वायर्ड
प्लीज फिल इट, कुछ ऐसे लिखते हैं। पहले मैसेज क्या आ रहा है ये मैं देख लेता हूँ, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, सिंपल आ रहा है। दोबारा सबमिट करते हैं तो ये हमें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कस्टम मैसेजेस जो हैं आप इस तरीके से भेज सकते हो, यानी एक अरे, ये जो वैलिडेशन वाली थी इसमें एक अरे, अगली अरे के अंदर आप नेम का रिक्वायर्ड वाले का, अब मैक्स लेंथ का भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि नेम डॉट मैक्स, इसका एरर मैसेज क्या होगा कि नेम इज टू लार्ज, यूं कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ और मैं यहाँ पे कुछ बड़े करैक्टर्स लिखता हूँ, ठीक है। बाकी एज आ गई और सिटी और ग्राफिक डिज़ाइनर, सबमिट किया तो 60 है ना, और ज़्यादा लिखने पड़ेंगे हमें, 60 मैंने कर दिया। तो इसको हम 6 कर देते हैं एक दफ़ा टेस्टिंग के लिए। अभी 60 करैक्टर्स मेरे, सबमिट किया तो नेम इज़ टू लार्ज, यानी हम कस्टम मैसेजेस भी इसके कस्टमाइज कर सकते हैं और अलग-अलग से, ये जो हम जितनी हम लगाते जाएंगे उसके हिसाब से अलग-अलग से हम इस तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे उस वैलिडेटर का नेम होता है, कॉलन लगा के उसकी कुछ वैल्यू अगर देनी हो तो इस तरीके से हम वैल्यू पास करते हैं इस वैलिडेटर को, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो ये आपकी जब वैलिडेशंस पास हो जाएंगी तो डाटा आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब इस डाटा को आपने स्टोर कैसे करवाना है, मैं इसका बिल्कुल अभी फ़िलहाल के लिए सिंपल से सिंपल करता हूँ, तो क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है तो इसको हम डाटा को अब स्टोर करवाते हैं। स्टोर डाटा इनटू डीबी। अच्छा, यहाँ पे ना अब हमें क्या करना होता है, ठीक है। हमारी वैलिडेशन होगी, फॉर्म बन गया, फॉर्म से डाटा आ गया, यहाँ पे वैलिडेशन होगी, अब हमने इसको स्टोर करवाना है।